हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी सेक्शन में टिश्यू देख रहे थे और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का चर्चा हम लोगों ने करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टिश्यू के तीसरे पार्ट की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे के बातों को रिकॉल कर लेते हैं तो आगे का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आने की उम्मीद है। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के बातों को रिकॉल कर लें। हम लोग टिश्यू देख रहे थे और मैंने आपको बताया था कि टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जो प्लांट में पाए जाते हैं जिसको हम लोग प्लांट टिश्यू बोलते हैं, और दूसरा वो जो एनिमल में पाए जाते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू बोलते हैं, या इसी को हम लोग पादप उत्तक या जंतु उत्तक के नाम से जानते हैं। एक बार रिकॉल करेंगे फिर से कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जो टिश्यू होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्लांट में पाया जाता है और दूसरा जो एनिमल में पाया जाता है। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग पादप उत्तक बोलते हैं और एनिमल टिश्यू को जंतु उत्तक बोलते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट किए थे सर? तो हम लोग प्लांट टिश्यू को पढ़ना स्टार्ट किए थे और पादप उत्तक को हम लोगों ने देखा था कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में विभाज्योतिकी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्योतिकी उत्तक। और दूसरा आपने देखा था कि दूसरा जो प्लांट टिश्यू होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। सर इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थाई उत्तक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? अस्थाई उत्तक कहते हैं। आपने देखा था कि आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, विभाज्योतिकी उत्तक था, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये तीन टाइप थे किसके सर? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, विभाज्योतिकी उत्तक के। और आपने क्या देखा था कि इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता था सर? कोशिका विभाजन होता था और जिसके चलते ये ज़्यादा से ज़्यादा नई कोशिकाओं का निर्माण करता था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती थी? कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती थी, जिसके चलते ये नई कोशिकाओं का बहुत ही जल्द निर्माण करता था और ज़्यादा लेवल पे निर्माण करता था। और हम लोग कहते हैं क्या कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट का क्या होता है सर? तो वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होता है। या आप कह सकते हैं कि प्लांट के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिम्मेदार होता है, विभाज्योतिकी उत्तक जिम्मेदार होता है। आपने इस चीज़ को पीछे के वीडियो में देखा था। आज हम लोग फाइनली किसकी बात करेंगे? तो आज हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, अस्थाई उत्तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा, अस्थाई उत्तक। क्या हेडिंग लगाइएगा? अस्थाई उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये परमानेंट टिश्यू क्या होता है, अस्थाई उत्तक क्या होता है। तो मेरे मित्र, जब आप इसके कंसेप्ट पे जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर परमानेंट टिश्यू जो है, अस्थाई उत्तक जो है, ये कब बनता है? तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाता है। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि विभाज्योतिकी उत्तक में वृद्धि के चलते क्या बनता है? अस्थाई उत्तक बनता है। बिल्कुल सही है, आप यही डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके बारे में और यही चीज़ आप कहते हैं इसके बारे में। क्या कहते हैं सर? कि प्लांट का ऐसा उत्तक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वृद्धि होने के उपरांत बनता है, क्या कहलाता है? अस्थाई उत्तक कहलाता है। तो आप इस चीज़ को लिख ही ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या लिखेंगे सर डेफिनेशन? कि ऐसा उत्तक जो विभाज्योतिकी यानी कि विभाज्योतिकी उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वृद्धि होने के फलस्वरूप बनता है। वृद्धि होने के फलस्वरूप बनता है।
तो अब आपसे कोई भी कहीं भी ये पूछे कि व्हाट डिड यू मीन बाय परमानेंट टिश्यू, आप परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या समझते हैं या आप परमानेंट टिश्यू से क्या समझते हैं, तो आप सिंपल वे में एक लाइन में जवाब दे सकते हैं कि सर प्लांट का ऐसा टिश्यू जो प्लांट के ही मेरिस्मेटिक टिश्यू के वृद्धि होने के चलते बनता है या वृद्धि के फलस्वरूप बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे इस परमानेंट टिश्यू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आप कहेंगे सर क्या इम्पोर्टेंट बात, तो पहला चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि आपका जो परमानेंट टिश्यू है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू के वृद्धि होने के फलस्वरूप बनता है। मतलब क्या हुआ कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में कोशिका विभाजन की क्षमता हो रही थी, जिसके चलते वो प्लांट में वृद्धि के लिए जिम्मेदार था, और जब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे बढ़ गया तो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गया। तो ये जैसे ही परमानेंट टिश्यू में चेंज होता है, अस्थायी ऊतक में बदलता है, इसकी कोशिकाओं की जो विभाजन क्षमता होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो दैट्स आर अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट परमानेंट टिश्यू। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, कि अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन की, अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्षमता नहीं होती। आप खुद ही सोचिए ना कि अभी आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको जॉब मिल जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे सर, स्टेबल हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे, फिर क्या ज़रूरी है पढ़ने की। तो सेम जस्ट लाइक उसी तरह होता है कि जब इसको वृद्धि करना होता है, विकास करना होता है, तब ये सेल डिवीज़न की प्रक्रिया करती है। लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सर, पुराने हो जाते हैं, तब ये परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। और जब ये अस्थायी ऊतक में बदलते हैं तो इनकी जो सेल डिवीज़न की कैपेसिटी है, कोशिका विभाजन की क्षमता है, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पादप ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो आप क्या कहेंगे कि परमानेंट टिश्यू में, अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका अस्थायी ऊतक होता है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो या तो मोटी होती है या फिर पतली होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आपको जीवित स्थिति में भी पाया जाता है और मृत स्थिति में भी पाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लेंगे सर, क्या कि अस्थायी ऊतक की कोशिका भित्ति, सेल वॉल, अस्थायी ऊतक की कोशिका भित्ति, सेल वॉल मोटी या पतली होती है, मोटी या क्या होती है सर, पतली होती है। आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेंगे और साथ ही साथ ये भी लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, क्या सर, कि अस्थायी ऊतक मृत या जीवित अवस्था में, या कह सकते हैं कि मृत या सजीव स्थिति में होते हैं। दोनों चीज़ होता है इसमें, ये या तो डेड भी हो सकते हैं, मरे हुए भी हो सकते हैं, या इसमें जान भी रह सकती है। तो आप बस इतना सा याद रखेंगे। पहला क्या याद रखेंगे कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू के वृद्धि होने के चलते बनता है, और इसमें कोशिका विभाजन की जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि ये जो होती है सर, ये अस्थायी ऊतक, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति या तो मोटी होती है या फिर पतली होती है। और ये आपसे पूछ देगा कि ये किस स्थिति में पाया जाता है, मृत या जीवित, तो आप कहेंगे सर ये मृत भी होती है और सजीव भी होती है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसका जो कोशाद्रव होता है, उसमें बड़ी बड़ी रसधानियाँ होती है, वैक्यूल्स होती है।
जिसको मैंने आपको पीछे के वीडियो सेशन में सेल वाले चैप्टर में बताया था कि वैक्यूलस जो होती है, राजधानियाँ जो होती है वो क्या होती है, तो कोशिकांग होती है। कोशिका का ही एक अंग होता है। तो आपका जो परमानेंट टिश्यू होता है, अस्थायी ऊतक होता है, इसकी कोशाद्रव में क्या होती है सर, तो बड़ी बड़ी राजधानियाँ पाई जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को भी लिखना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपने पॉइंट 4 में। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या सर, कि इसकी कोशाद्रव में, इसकी कोशाद्रव में बड़ी रसधानियाँ पाई जाती है। ये भी आप पॉइंट 4 करके लिख ही लेंगे। इसकी कोशाद्रव में बड़ी रसधानियाँ पाई जाती है, ये चीज़ आप लिख लेंगे। सर एक और ख़ास बात ध्यान रखेंगे इसमें कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, तो इसका जो कोशिका होता है वो क्या होता है सर, उसका जो आकार और रूप होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो जाता है। तो 5वां पॉइंट में आप ये भी लिख ही लीजिए कि अस्थायी ऊतक के कोशिका का आकार एवं रूप निश्चित होता है, डेफिनिट होता है। ठीक है सर, ये आपके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं सर, किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो अब आपसे अगर कोई परमानेंट टिश्यू के इंट्रोडक्शन से कुछ भी पूछे तो मेरे ख्याल से उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। अब आप सबों के मन में सवाल उठेगा कि सर परमानेंट टिश्यू का भी कोई टाइप होता है। तो मेरे मित्र, परमानेंट टिश्यू को हम लोग 2 आधार पर डिवाइड करते हैं। पहला इसके उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड करते हैं और फिर दूसरा इसके संरचना के आधार पर डिवाइड करते हैं। आप सबों के मन में सवाल आएगा कि ये उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से इसके टाइप होते हैं और संरचना के आधार पे इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आइए पहले इस पॉइंट को इरेज करते हैं, फिर उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम लोग प्लांट के परमानेंट टिश्यू को उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सर जो प्लांट का परमानेंट टिश्यू है वो उत्पत्ति के आधार पे 2 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है सर, 2 भाग में बटा हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को भी नोट डाउन कर ही लीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पे अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं सर, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है सर, तो पहला होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर, प्राथमिक अस्थायी ऊतक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक अस्थायी ऊतक। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये प्लांट के किस भाग में पाया जाता है, तो सर प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम, प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम और प्लांट के इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दोनों के बीच में प्लांट का कौन सा अस्थायी ऊतक पाया जाता है, तो प्राथमिक अस्थायी ऊतक पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एपिकल मेरिस्टेम आप सभी समझ रहे होंगे कि प्लांट का जो शीर्ष भाग होता है वहाँ पे कौन सा पाया जाता है सर, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। और टहनियों के पर्व में यानी कि इंटरनोड में कौन सा पाया जाता है ऊतक, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो पौधे के एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बीच में पौधे का एक अस्थायी ऊतक भी पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं, प्राथमिक अस्थायी ऊतक कहते हैं। दूसरा आपका क्या होता है सर, उत्पत्ति के आधार पे, तो सर दूसरा ऊतक होता है आपका द्वितीयक अस्थायी ऊतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू।
द्वितीयक अस्थायी ऊतक को इंग्लिश में हम लोग सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और ये प्लांट के किस मेरिस्टेम में पाया जाएगा? तो आप कहेंगे एपिकल और इंटरकेलरी का बात कर ही लिए, तो यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम होगा सर। बिल्कुल सही जा रहे हैं सर और सही सोच रहे हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि प्लांट के शीर्ष विभोज्युतिकी ऊतक और जो उसके इंटरकेलरी मेरिस्टेम होते हैं, उस दोनों के बीच में प्लांट का प्राइमरी परमानेंट टिश्यू पाया जाता है, जबकि प्लांट का जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होता है वो प्लांट के लेटरल मेरिस्टेम में पाया जाता है, यानी कि पार्श्व विभोज्युतिकी ऊतक में पाया जाता है। बस आपको उत्पत्ति के आधार पे अस्थायी ऊतक के प्रकार से इतना सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आप कहेंगे कि सर आपने तो अभी जस्ट बताया कि संरचना के आधार पे भी इसको डिवाइड करते हैं, तो संरचना के आधार पे कैसे डिवाइड करते हैं? तो उसको समझने के लिए बोर्ड थोड़ा सा खाली रहना भी ज़रूरी है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, संरचना के आधार पर ऊतक के क्या प्रकार होते हैं उसकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लांट का जो परमानेंट टिश्यू होता है वो संरचना के आधार पे कितने भाग में बटे होते हैं। संरचना के आधार पर पादप अस्थायी ऊतक के प्रकार, पादप अस्थायी ऊतक के प्रकार। आप क्या कहेंगे सर, कौन कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे, पहला होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसके आधार पे है सर? ये तो संरचना के आधार पे है, स्ट्रक्चर के बेस पे है। और उत्पत्ति के आधार पे पूछेगा तब आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे प्राथमिक अस्थायी ऊतक और द्वितीयक अस्थायी ऊतक। इंग्लिश में प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आपसे ये पूछ दे कि संरचना के आधार पर पादप अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? आप क्या कहेंगे? 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला कौन सा सर? सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ध्यान दीजिएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग हिंदी में सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसको हम लोग हिंदी में जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर क्या अब इसके भी टाइप होते हैं? ऑब्वियसली इसके 3 टाइप होते हैं और इसके 2 टाइप होते हैं। आप कहेंगे सर ये कितना भाग में डिवाइड है? एक्चुअली बायो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसमें अंदर चलते चले जाओगे तो फिर आप उसमें डूबते चले जाओगे, और हाँ अगर अंदर नहीं जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। इसीलिए अंदर जाना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके सारे चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से पढ़ाई आप पे बर्डन नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं कि सर संरचना के आधार पे आपने बताया कि प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ज़रा सा ये बताइए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो अब आप कहेंगे कि सर अब आप आ गए सही जगह पे, आप लोग इसका नाम बहुत बार सुने होंगे। आप कहेंगे सर क्या? तो पहला जो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप वो होता है मृदु ऊतक। कौन सा ऊतक सर? मृदु ऊतक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसको हम लोग पैरेनकाइमा कहते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश भी आप लिख ही लीजिए, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेनकाइमा। और दूसरा आपका कौन सा होता है सर? तो दूसरा आपका होता है स्थूल कोण। स्थूल कोण ऊतक। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पैरेनकाइमा यानी कि मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक प्लांट के किस परमानेंट टिश्यू का हिस्सा है? तो प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू का हिस्सा है। कई बार आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है और आप लोग यहाँ पे घौंच पौंच हो जाते हैं कि किसका कौन सा प्रकार है। इसीलिए एकदम आराम से फरकेट करके समझिएगा कि प्लांट का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेनकाइमा जिसको हम लोग मृदु ऊतक कहते हैं। दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलेनकाइमा कहते हैं। कॉलेनकाइमा कहते हैं।
हिंदी में स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। और तीसरा होता है आपका दृढ़ उत्तक। तीसरा कौन सा होता है गुरुजी? दृढ़ उत्तक, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? एस्केलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एस्केलेनकाइमा कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आपके प्लांट का जो पेरेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा है और एस्केलेरेनकाइमा है। एस्केलेरेन नहीं, सिर्फ एस्केलेन कहेंगे, आर उसमें गलती से चला गया। तो आप क्या कहेंगे कि आपके प्लांट का जो पेरेनकाइमा है और उसके बाद कॉलेनकाइमा है और साथ ही साथ जो एस्केलेनकाइमा है, ये तीनों ही क्या हैं सर? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के प्रकार हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के क्या हैं सर? कैटेगरीज हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में निम्नलिखित में से अस्थायी उत्तक हैं और निम्नलिखित में से जटिल अस्थायी उत्तक हैं, ऐसा कह के फंसा लिया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में अभी से ही देखने का स्टार्ट करेंगे कि आप कहाँ पे फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं सर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जटिल अस्थायी उत्तक की। तो आप कहेंगे सर जटिल अस्थायी उत्तक कौन कौन से हैं? आप सभी नाम सुने हैं लेकिन कभी इसको डीपली जा कर के कोशिश नहीं किए जानने का। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है सर, जिसको हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक बोलते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। आप लोग सभी जान रहे होंगे कि सर ये जाइलम और जो फ्लोएम है, ये दोनों ही प्लांट के संवहन उत्तक के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी इन दोनों नाम से परिचित हैं। आज से आप क्या याद रखेंगे कि प्लांट का जो जाइलम और फ्लोएम है, चलिए इसको भी हिंदी में लिख देते हैं सर। प्लांट का जो आपका जाइलम और फ्लोएम है वो कौन सा उत्तक है? तो प्लांट का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जटिल अस्थायी उत्तक है। जबकि प्लांट का जो सरल अस्थायी उत्तक है वो कौन कौन सा है? तो पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा। क्या कहेंगे सर? प्लांट का सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा होगा? तो एस्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। और प्लांट के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थायी उत्तक कौन होंगे? तो जाइलम और फ्लोएम। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये सारे होते क्या हैं? ये तो सिर्फ प्लांट के परमानेंट टिश्यू का टाइप है, ये होते क्या हैं? इसका काम क्या होता है? तो सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। पहले आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिस तरह मैंने आपको बताया है, ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं एक एक करके, और शुरुआत कर लेते हैं कहाँ से? सिंपल परमानेंट टिश्यू से। पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? सिंपल परमानेंट टिश्यू की। जी हाँ, सरल अस्थायी उत्तक की। तो इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे या इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप सिंपल कहेंगे सर कि एक समान कार्य करने वाला जो कोशिकाओं के समूह से बना उत्तक होता है, उसको हम लोग सरल परमानेंट टिश्यू या सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। चूँकि ये एक समान कोशिकाओं से बना होता है, साथ ही साथ इसका जो उद्भव स्थल होता है वो समान होता है, मतलब ये जहाँ से निकलता है उसकी जो ओरिजिन पॉइंट है वो समान है, इसका फंक्शन समान है, तो सारा चीज़ इसका एक जैसा होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं, सरल अस्थायी उत्तक बोल देते हैं। आप कहेंगे सर लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे पूरा लिख ही दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने कि आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये वे उत्तक हैं जो एक समान कार्य करते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो इसका वर्क जो होता है वो एक समान होता है। और चूँकि ध्यान में रखेंगे कि ये समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, और इसका जो उद्भव स्थल होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, वो समान होता है, और ये समान कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते इसको हम लोग एक समान वर्ड सरल उत्तक के नाम से क्या कर देते हैं सर? संबोधित कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे कि इसका सर टाइप नहीं बताया था, अभी बताएं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप हैं, एस्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। तो आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? पेरेनकाइमा की। पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेरेनकाइमा की, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? मृदु उत्तक कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो सिंपल वे में आप कहेंगे कि सर इसकी जो कोशिका होती है वो जीवित होती है, गोलाकार होती है, बहुभुजी होती है या अनियमित आकार की होती है। तो आप इसको ऐसे भी अपने भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। क्या सर? कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का ऐसा टिश्यू
सिंपल परमानेंट टिश्यू का ऐसा टिश्यू जिसकी कोशिकाओं का जो आकार है वो क्या हो, अनियमित हो या फिर डिफरेंट टाइप के हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदु ऊतक कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैरेन्काइमा कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो सीधे सीधे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको समझ लीजिए। आप कहेंगे इसमें कुछ तो है ही नहीं, ऑब्वियसली कुछ नहीं है, बस इसका आकार है, जीवित है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो पहला टाइप है वो कौन है, पैरेन्काइमा है, मृदु ऊतक है। लिख लें कि इसकी कोशिका जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुज या अनियमित आकार की होती है। ध्यान में रखेंगे कि सर इस पैरेन्काइमा का काम क्या होता है प्लांट में। तो इस पैरेन्काइमा का काम होता है प्लांट में कि जो प्लांट के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे कि गोंद हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, ये इन सब चीज़ों को क्या करता है, संग्रहित करता है, संचित करता है। तो आपसे अगर कोई ये पूछ दे कि व्हाट डिड यू मीन बाय पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पौधे का ऐसा स्थायी ऊतक, पौधे का ऐसा सरल स्थायी ऊतक जिसकी कोशिकाओं का आकार बहुभुज हो, गोलाकार हो, अंडाकार हो या अनियमित आकार की हो और जो जीवित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं, मृदु ऊतक कहते हैं। और इस मृदु ऊतक का काम क्या होता है बेसिकली, तो प्लांट के उत्सर्जित पदार्थ को क्या करना सर, संचित करना, स्टोर करना। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका पैरेन्काइमा होता है, इस मृदु ऊतक में क्या पाए जाते हैं सर, तो अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर ये सब बातें तो हम फिर भूल जाएंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट और इस पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरेन्काइमा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या, ध्यान से समझिएगा कि जो पैरेन्काइमा होते हैं, मृदु ऊतक होते हैं, इसके कोशिका में क्या होती है सर, तो सघन कोशिका द्रव होते हैं और केंद्रक पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जितने भी मृदु ऊतक हैं, जितने भी पैरेन्काइमा हैं, उन सब के कोशिका में क्या होगा सर, तो सघन कोशिका द्रव होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। और क्या पाया जाएगा सर, तो केंद्रक पाया जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में सघन कोशिका द्रव एवं केंद्रक पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे पैरेन्काइमा में सघन कोशिका द्रव एवं क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि पैरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है सर, वो क्या होती है, तो इसकी सेल वॉल पतली होती है और किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है सर कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल पतली होती है और किससे बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। तीसरा पॉइंट में मैंने यहाँ पे क्या इंडिकेट करा है सर कि जिस तरह हम लोग देखते थे कि किसी पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम लोग अंतराण्विक स्थान कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक उसी तरह आपके मृदु ऊतक के कोशिकाओं के बीच में क्या रहता है सर, कुछ रिक्त स्थान रहता है और उस रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं सर, उस रिक्त स्थान को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं इंग्लिश में। ध्यान में रखिएगा कि पैरेन्काइमा के मृदु ऊतक के कोशिकाओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं या फिर अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। तो अगर आपको ये इतना बड़ा वर्ड मीनिंग नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरसेलुलर का हिंदी लिख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान। तो आप समझ जाइएगा कि दो कोशिकाओं के बीच में क्या हो, कोशिकाओं के बीच में कुछ खाली जगह होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। और ये इंटरसेलुलर स्पेस किसके ऊतक में होगा, किस ऊतक में होगा सर, तो आप कहेंगे सर पैरेन्काइमा के कोशिकाओं में होगा, पैरेन्काइमा ऊतक में होगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ये, और ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि पैरेन्काइमा जो है प्लांट में कहाँ पे पाया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे,
जानेंगे कि पेरेन्काइमा जो है वो प्लांट के नए तना में, मूल में, या फिर पत्तियों के एपिडर्मिस में या कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। मेरे मित्र, मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि पेरेन्काइमा जो है वो नए तने के मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोले तो ऊपर वाला जो लेयर होता है जिसको हम लोग छाल के नाम से जानते हैं, तो पत्तियों की एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में क्या पाया जाता है सर? पेरेन्काइमा पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपका ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे पेरेन्काइमा होते हैं, कुछ ऐसे मृदु ऊतक होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है सर? क्लोरोफिल पाई जाती है। कुछ आपके पेरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिसमें क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है, यानी कि पर्णहरित पाई जाती है, और जिसके चलते इस ऊतक में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा एक बार यहाँ पे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सर कुछ मृदु ऊतक ऐसे होते हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, पर्णहरित पाए जाते हैं, जिसके चलते ये क्या करते हैं सर? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और जो ऊतक या मृदु ऊतक का वैसा प्रकार जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो आपसे कभी अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाए कि वैसा मृदु ऊतक जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, तो आप क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा कहलाती है। क्या कहलाती है सर? क्लोरेन्काइमा कहलाती है। नहीं होता है तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के अगले पॉइंट में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ऐसे मृदु ऊतक जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और हिंदी भी इसका कुछ इसी तरह से प्रोनाउंसिएट होता है, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। आप इस चीज़ को लिख लेंगे। मेरे मित्र, एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो आपके वाटर बॉडीज़ में प्लांट पाए जाते हैं, जो आपके जलीय पौधे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग जलीय पौधा कहते हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं ना सर, उसके स्टेम में, उसके तना में क्या होती है सर? कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैविटीज, मतलब क्या कि गुहिकाएँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुहिकाएँ पाई जाती है। गुहिकाएँ का मतलब क्या हुआ? रिक्त स्थान। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसको तैरने में मदद मिलता है। जलीय पौधा क्या हुआ? जो पानी पे तैर करके अपना जीवन यापन कर रहा है, या पानी के ऊपर में ही अपना फल फूल रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इस जलीय पौधे के तना में क्या होता है सर? कैविटीज़ होते हैं, गुहिकाएँ होती हैं। और ये जो गुहिकाएँ होती है ना, ये पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए भी क्या होती है सर? जिम्मेदार होती है। ये जो आपका गुहिकाएँ होती है तना में, किसमें सर? जलीय पौधे में, ये गैसों के आदान प्रदान के लिए भी क्या होती है सर? रिस्पॉन्सिबल होती है। और इस टाइप के टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? इस टाइप के ऊतक को हम लोग कौन सा मृदु ऊतक कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर इस टाइप के जो ऊतक एक्वाटिक प्लांट में पाए जाते हैं उसको हम लोग वायुतक ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वायुतक ऊतक कहते हैं, या सर इंग्लिश में एरेन्काइमा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया कि सर कुछ पेरेन्काइमा ऐसे हैं, कुछ मृदु ऊतक ऐसे हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं सर? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और जिसके चलते इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के चलते इस ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और वैसे एक्वाटिक प्लांट जिसमें कैविटीज़ होती है, गुहिकाएँ होती है, किस लिए? तो पानी में तैरने के लिए। और ये क्या काम करता है? तो उस जलीय पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप के ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो इस टाइप के ऊतक को हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं, वायुतक कहते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जलीय पौधों को पानी में तैरने के लिए कौन सा ऊतक सहायता प्रदान करता है? तो आप कहेंगे एरेन्काइमा। वायुतक ऊतक जो होता है वो जलीय पौधों को तैरने में क्या करता है सर? सपोर्ट करता है या सहायता प्रदान करता है। तो आप एक बार क्या करेंगे सर? वीडियो को पॉज करके इन सारे बातों को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे की चीज़ों का डिस्कशन कर लेते हैं, यानी कि पेरेन्काइमा का काम क्या होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेरेन्काइमा के कार्य की। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा मन हो तो, या फिर हिंदी में तो है ही। क्या लिखेंगे सर? पेरेन्काइमा का कार्य।
पहला काम मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था कि जनरली जो मृदु उत्तक होते हैं इसका मेन काम क्या होता है, तो ये जो प्लांट के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको ये क्या करता है, स्टोर करता है, साथ ही साथ ये भोजन का भी स्टोर करता है। तो मैंने पहले ही पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया है पैरेन्काइमा के फंक्शन की जब आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर यह उत्तक संचित क्षेत्रों में भोजन का संचय करता है, मतलब क्या, भोजन का स्टोर करता है, साथ ही साथ प्लांट के जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जो प्लांट के लिए वेस्टेज मटेरियल होते हैं जैसे कि गोंद, रेजिन एवं टेनिन, इन सब चीज़ों का स्टोर भी करता है सर। तो कौन करता है स्टोर, तो पैरेन्काइमा स्टोर करता है। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मृदु उत्तक जो होते हैं, पैरेन्काइमा जो होते हैं, उसके कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, कुछ जगह होता है, और ये जो जगह है ये किसके लिए होता है सर, तो पैरेन्काइमा में गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है, यानी कि गैसों के विनिमय के लिए होता है। तो मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान किसके लिए सहायक होता है सर, तो गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है। और बस आपको एक छोटा सा बात ये भी याद रखना है कि ये पौधे में क्या करते हैं सर, भोजन के पार्श्व चालन के लिए यानी कि लैटरल कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मैंने तीनों पॉइंट को लिख दिया है यहाँ पे मेरे मित्र। अब आपको पैरेन्काइमा से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं सर, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉलेनकाइमा की कि सर स्थूल कोण उत्तक क्या होते हैं। तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारे फंक्शन को लिख लेंगे, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कॉलेनकाइमा की। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्थूल कोण उत्तक की। जी हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉलेनकाइमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कॉलेनकाइमा कहते हैं, या हिंदी में हम लोग स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं सर, स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। ध्यान में रखेंगे सर, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो ये कॉलेनकाइमा है, स्थूल कोण उत्तक है, ये क्या होते हैं सर, जीवित होती है। क्या होते हैं सर, जीवित होती है। दूसरा, इसकी जो कोशिकाओं का आकार होता है वो कैसा होता है सर, लंबी, या फिर आप कह सकते हैं सर अंडाकार होता है, या आप लंबी अंडाकार दोनों कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर कि कॉलेनकाइमा की जो कोशिका होती है उसका शेप और साइज कैसा होता है, तो लंबी और अंडाकार होते हैं, और इसकी कोशिकाएं क्या होती है सर, जीवित होती है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कॉलेनकाइमा में सर केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं सर कि कॉलेनकाइमा भी केंद्रक युक्त होती है। क्यों, क्योंकि आपके पैरेन्काइमा में भी क्या था सर, तो केंद्रक था। तो आप ये कहेंगे कि ये भी केंद्रक युक्त होती है। साथ ही साथ इसमें भी क्या होते हैं सर, रसधानियाँ पाई जाती है। आप कहेंगे सर तो पैरेन्काइमा में भी पाई जाती थी, तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आपका जो कॉलेनकाइमा होता है वो भी क्या होते हैं, केंद्रक युक्त और रसधानी युक्त होते हैं। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख लेंगे सर। यही आपका मेन पॉइंट हो गया किसके बारे में, कॉलेनकाइमा के बारे में। अब आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं सर, कॉलेनकाइमा को डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो बिल्कुल ही आसान भाषा में कहिएगा कि पादप उत्तक का ऐसा सरल उत्तक, पादप उत्तक का ऐसा सरल उत्तक जो केंद्रक युक्त और रसधानी युक्त हो और जिसकी कोशिकाएं लंबी या अंडाकार जीवित स्थिति में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, कॉलेनकाइमा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे कि पादप उत्तक का ऐसा सरल उत्तक, पादप उत्तक का ऐसा सरल उत्तक जिसकी कोशिकाएं जीवित हो एवं कोशिका का आकार लंबी और अंडाकार हो, साथ ही साथ इसकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं रसधानियां हो, तो हम लोग इस टाइप के सरल उत्तक को क्या कहते हैं, तो सर स्थूल कोण उत्तक कहते हैं या कॉलेनकाइमा कहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कॉलेनकाइमा के बारे में है वो क्या, तो आप कहेंगे सर कि कॉलेनकाइमा में क्या पाए जाते हैं सर, हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हरित लवक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि कॉलेनकाइमा में क्या पाई जाती है सर, तो हरित लवक पाई जाती है। और इसी हरित लवक के होने के चलते जो आपका कॉलेनकाइमा है उसमें क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या होता है सर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आप इसको कॉलेनकाइमा मत कहिएगा, तब फिर आपका अर्थ दूसरा आ जाएगा।
ये कॉलेनकाइमा है, और मैंने आपको पीछे क्या बताया सर, क्लोरेनकाइमा। क्या बताया मैंने, क्लोरेनकाइमा। दोनों के शब्द में फर्क है सर, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एक उत्तक का प्रकार है, सरल उत्तक का प्रकार है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि ये जो क्लोरेनकाइमा है ये पेरेनकाइमा उत्तक का प्रकार है। ये वैसे मृदु उत्तक है, क्लोरेनकाइमा आपका वैसे मृदु उत्तक है जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, तब उसके चलते हम लोग क्या कहते हैं कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो आपसे अगर ये पूछ दे कि क्लोरेनकाइमा क्या है, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये वैसे मृदु उत्तक हैं जिसमें क्या होते हैं सर, आपका क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और जो आपका कॉलेनकाइमा है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। अब आप सबों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर ये कॉलेनकाइमा प्लांट के किस भाग में पाया जाता है। तो जनरली मेरे मित्र कॉलेनकाइमा जो है प्लांट के नए तनों में पाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि पौधों के नए भागों में पाया जाता है, पौधों के नए भागों में पाया जाता है, नए भागों में पाया जाता है। आप कहेंगे सर नया में कहाँ पे, तो स्पेशली जो है ये विशेषकर आप कह सकते हैं कि सर ये विशेषकर नए तनों के नीचे, नए तनों के नीचे जो लीफ पेटियोल होता है सर, जो लीफ पेटियोल होता है, या फिर जो पुष्प वृत्त हैं जिसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं सर, तो कॉलेनकाइमा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कॉलेनकाइमा पाए जाते हैं। आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि सर अच्छा चलिए इसको तो हम समझ लिए कि कॉलेनकाइमा के कोशिकाओं का ये आकार होगा, ये जीवित स्थिति में होगी, इसमें केंद्रक होगा, इसमें राजधानियाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा, तो ये तो एक बेसिक बात है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या होता है। तो पहले वीडियो को पॉज करके इन सारे बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात कर लें फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा की, कि कॉलेनकाइमा का कार्य क्या होता है। तो बस दो आपको बात याद रखना है। पहला बात क्या कि यह पौधों को यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है पौधे को खड़ा रहने के लिए, या उसके तना को एक सिद्ध में रहने के लिए, या संतुलित रहने के लिए। तो सिंपल वे में आप कहेंगे कि कॉलेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो आप कहेंगे सर कॉलेनकाइमा जो है वो पौधों को क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। तो हरित लवक पाए जाने के चलते कभी कभी ये भोजन के निर्माण में भी क्या करता है सर, सहायक होता है। किसके भोजन के निर्माण में, पौधों के भोजन के निर्माण में। तो कॉलेनकाइमा के फंक्शन के रूप में बस आप इस दो पॉइंट को याद रखते हैं, तो मेरे ख्याल से कॉलेनकाइमा से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर एस्केलेनकाइमा, तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं एस्केलेनकाइमा की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ उत्तक कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, तो ये पौधे के ज़्यादातर उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ कठोर भाग होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये पौधों का बीज जो कि कठोर भाग होता है, या कठोर भाग को छोड़ करके जो रेशेदार पौधे होते हैं उनमें भी ये उत्तक क्या होते हैं सर, बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जिस तरह आपका पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा क्या होता था सर, तो जीवित होता था, लिविंग होता था, उस तरह ये दृढ़ उत्तक जो है आपका जीवित नहीं होता है, ये क्या होता है सर, मृत होता है। तो मैंने इन सारे पॉइंट को एक ही लाइन में लिख दिया है कि जो आपके दृढ़ उत्तक होते हैं, इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर क्या होती है सर, नुकीला वाला होता है। इस टाइप का उत्तक जो है आपको इस तरह का दिखेगा। मतलब क्या आप कह सकते हैं एस्केलेनकाइमा के बारे में कि सर इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, लंबी होती है, संकरी होती है तथा दोनों सिरों पे क्या होती है सर, नुकीला होता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब आप कहेंगे कि सर क्या इससे कुछ एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पहला चीज़ तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपके एस्केलेनकाइमा में जीव द्रव नहीं होता है। एस्केलेनकाइमा में क्या नहीं होता है सर, जीव द्रव नहीं होता है। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके चलते एस्केलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी नज़र आती है। आप सभी रटते रहते हैं लिग्निन के चलते, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है सर कि एस्केलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसके चलते सर मोटी दिखाई पड़ती है, तो लिग्निन के चलते क्या होती है सर, मोटी दिखाई पड़ती है।
आप लोग पूरा से इसको रटे होंगे। आप बताइए कि लिग्निन क्या होता है। तो सर ये लिग्निन जो है ये सीमेंट जैसा एक रासायनिक पदार्थ है। लिग्निन क्या है आपका, एक सीमेंट जैसा रासायनिक पदार्थ है जो पौधों में क्या करता है सर, तो दृढ़ता प्रदान करता है, या आप कह सकते हैं कठोरता प्रदान करता है। तो अब से आप क्या कहेंगे कि सर एस्केलेन काइमा की जो कोशिका भित्ति मोटी होती है, किसके चलते मोटी होती है, तो लिग्निन के चलते मोटी होती है। लिग्निन क्या है, तो सीमेंट जैसा एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को क्या करता है सर, कठोर बनाता है, या पौधे के भाग को क्या करता है सर, कठोर बनाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका एस्केलेन काइमा जो है वो पौधे के संवहन बंडल या फिर कॉर्टेक्स या पेरिसेकल में पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर ये संवहन बंडल मतलब क्या, कि जाइलम और फ्लोएम। यस सर, ये जो है आपका जाइलम और फ्लोएम में क्या पाया जाता है सर, तो एस्केलेन काइमा पाया जाता है, दृढ़ उत्तक पाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एस्केलेन काइमा पौधे के तना में भी पाया जाता है, पत्तियों का सिरा मतलब क्या, पत्तियों का जो वेन होता है उसमें पाया जाता है, बीज का जो कठोर भाग होता है, नारियल जो आप छीलते हैं उसका जो छिलका होता है, या जूट जिसको हम लोग पटुआ बोलते हैं, इन सब में ये जो आपका एस्केलेन काइमा है दृढ़ उत्तक है, प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं सर, उपलब्ध होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं सर कि रेशेदार पौधे में कौन सा उत्तक मिलता है, तो एस्केलेन काइमा मिलता है, दृढ़ उत्तक मिलता है। आप कहेंगे कि चलो सर इसके डेफिनेशन को भी समझ लिया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लिया, जरा सा ये बताओ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एस्केलेन काइमा। एस्केलेन काइमा का फंक्शन क्या होता है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसके फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एस्केलेन काइमा की, यानी कि दृढ़ उत्तक का कार्य क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा कार्य है। पहला चीज़ ये क्या करता है, पौधे के जो आंतरिक भाग होते हैं उसकी रक्षा करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं सर कि ये पौधों के बाहरी परत में रक्षात्मक कवच के रूप में काम करता है। आप इस पॉइंट को यहाँ भी रख सकते हैं, मैंने पहले पॉइंट में इस चीज़ को लिख ही दिया है कि यह पौधों के आंतरिक भाग को रक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है सर, यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। और मैंने उसी पॉइंट को कि पौधे के बाहरी परतों में रक्षात्मक उत्तक के रूप में या रक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है। बस आप इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। इसका नाम ही से स्पष्ट है, इसको हम लोग दृढ़ उत्तक बोल रहे हैं। मतलब क्या, ये पौधों को सामर्थ्यवान बनाता है, मतलब क्या कि ताकत देता है, उसको लचीलापन देता है, और साथ ही साथ उसमें दृढ़ता भी लाता है, या आप कह सकते हैं कि कठोरता भी लाता है। मेरे मित्र, अगर आपको एस्केलेन काइमा, कॉलेन काइमा और पेरेन काइमा से अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब इससे जो कुछ भी आपको क्वेश्चन टकराएगा उसका हल भी आप आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, जहाँ पे हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।